नमस्कार और जोहार झारखंड। आपका स्वागत है। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में हैं और झारखंड में विधानसभा चुनाव है। 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में यहां पर वोट डाले जाएंगे। 13 नवंबर और 20 नवंबर को 23 नवंबर को राज्य विधानसभा के चुनाव परिणामों के नतीजे सामने आएंगे और तब मालूम पड़ेगा कि झारखंड में अगली सरकार किसकी होगी, अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। छोटा राज्य है, लेकिन अगर कहें तो इसको प्रकृति ने बहुत उपहार दिया है। और जिस तरह से ये नया राज्य भारत का है और उसके बाद राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर इस राज्य ने देखा है। रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री थे जिनकी पहली बार सरकार 5 साल तक पूरा किया था। उसके अलावा किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे नहीं किए। लेकिन उसके बाद अब जो है हम देख रहे हैं एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार जो है वो यहां पर मजबूती से डटी रही। लेकिन अब चुनाव है, जनता के बीच में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची हैं। जनता तय करेगी कि हेमंत सरकार का 5 साल जो था, जो गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस जेएमएम की सरकार थी, वो कैसी रही। और बीजेपी जो दावे कर रही है कि ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से नाकाम रही, बीजेपी के और एनडीए के दावे को यहां पर लोग कितना स्वीकार करते हैं। मैं इस वक्त एक पैनल के साथ हूं और मेरे साथ जो पैनल है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे साथ महिलाएं जो है इस वक्त ज्यादा है। इस पैनल में 3 महिलाएं हैं और एक हमारे साथी जो है वो पुरुष साथी हैं। और झारखंड में महिलाओं के मुद्दों पर भी हम जरा फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि झारखंड में महिला सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा जो है एक बड़ा मुद्दा कई कारणों से है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें एक एक करके परिचय। मनोज पांडे जी मेरे साथ हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। जोरदार तालियां बजाकर मनोज पांडे जी का स्वागत कीजिए। मनोज पांडे जी। मेरे साथ दूसरी मेहमान है गंगोत्री कुजूर हैं, बीजेपी की नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। जोरदार तालियां गंगोत्री जी के लिए। मेरे साथ नमिता तिवारी जी हैं। नमिता तिवारी जी यहाँ की वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, तालियों से गंगोत्री। और इसके अलावा मेरे साथ अनीता यादव जी हैं आरजेडी से। जोरदार तालियां, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत यहाँ आने के लिए। और मैंने कहा कि महिलाओं के मुद्दे से मैं शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि राज्य में 2 करोड़ 60 लाख जो मतदाता हैं, उनमें से 1 करोड़ 29 लाख महिला मतदाता हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 32 विधानसभा सीटें हैं जहां पर महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की संख्या में ज्यादा है, जिनकी गिनती 32 सीटें। और इसलिए कहते हैं कि महिलाएं जो हैं राज्य का भविष्य तय कर देती। यहां तक कि जो मुख्यमंत्री सीएम जो हेमंत सोरेन हैं, जिस बिरहट विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, वहां भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, उनका भाग्य भी महिलाएं तय करेंगी। महिलाओं के कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले मैं मनोज पांडे जी आपसे शुरुआत करता हूं। झारखंड में हम महिला सम्मान और महिला सुरक्षा की भी बात होनी जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो भाभी हैं अभी सीता सोरेन जी, आज सुर्खियों में उनके आंसू जो हैं वो मुद्दा बना हुआ। जिस तरह से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी कि कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने उनके लिए एक बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क उनके लिए इस्तेमाल किए, और उस शब्द को लेकर भी ना तो मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई बात कही है, ना कांग्रेस की तरफ से खेद जताया गया है। आपको लगता है कि एक महिला, वो भी मुख्यमंत्री की भाभी, अगर उनके आंसू चुनाव में आ रहे हैं तो फिर ये एक बड़ा विकट मुद्दा हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत जोहार, प्रणाम। आज जो जिस विषय पर चर्चा शुरू हुई है, मुझे लगता है बहुत व्यापक बहस की जरूरत है उसमें। आज सीता सोरेन जी हमारी भाभी समान है, पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे, उनके साथ उनको जो भी भावनाएं कुछ ठेस पहुंची हो, हम लोगों ने शुरू से 2 दिन पहले ये बातें आई थी सामने, हमारी पार्टी की तरफ से मैं खुद इस बात को हमने कंडेम किया था और ये बोला था कि अगर उनके दिल को ठेस पहुंची है, इरफान अंसारी जी बड़प्पन दिखलाएं, खेद प्रकट करें, अपने शब्द वापस लें, और इससे कोई छोटा नहीं होता, यह बड़प्पन की निशानी है। और मुझे लगता है कुछ असर हुआ, इरफान अंसारी जी ने माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया, और वो वीडियो देखने का चीज है, ऑडियो सुनने का चीज है। उन्होंने बोला कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैं मेरी भाभी के समान है, मैं उनका नाम नहीं लिया हूं, मैं ये जरूर बोला हूं कि रिजेक्टेड लोग हैं वो आए हैं भाजपा में। इस तरह की भाषा का प्रयोग तो भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी किया है।
जब लुइस मरांडी और भी लोग आए थे हमारी पार्टी में, तो एक बड़े नेता ने बोला था कि ये सब स्क्रैप है। तो क्या वो महिला सम्मान था? लुइस मरांडी स्क्रैप है क्या? तो इन सब बातों पर भी जवाब देना पड़ेगा। और आज मुझे लगता है ये अध्याय खत्म हो जाना चाहिए, जब जिस व्यक्ति ने गुनाह किया नहीं किया इस पर बहस ना हो, लेकिन उन्होंने गुनाह अपना माना, हाथ जोड़ के माफी मांगी। मैं समझता हूं सीता भाभी को भी बड़ा दिल दिखलाना चाहिए और इस पर राजनीति न हो तो बेहतर। आपको लगता है कि राजनीति हो रही है अगर वो रो पड़ी तो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई बार आरोप लगते हैं कि भी इमोशन से खेलने की कोशिश हो रही है। देखिए, जब राजनीति होने लगे, राजनीतिक चूंकि अभी चुनाव है और चुनाव में उन मुद्दों को अगर सामने लाया जाए और मंच पर आंसू बहाए जाए, ठीक है, आंसू पर कोई कंट्रोल नहीं होता, भावनाएं अपने बस में नहीं होती, लेकिन इस पर राजनीति न हो, मैं ये किसी को। और जहां तक महिला सम्मान की बात है, वैसे लोग आज सवाल उठा रहे हैं, वैसे लोग जिन लोगों ने, उनके दल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। मैं उस पर आ जाता हूं। नहीं, मैं बता रहा हूं। नहीं, मैं उस पर आ जाता हूं। एक सवाल कुलदीप सिंह है, उसी दल के लोग मनोज जी, बात मैं उठाते उस पर हैं। आ जाऊंगा एक बार, क्योंकि ये मैं अभी सीता जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो फिर कह रहा हूं कि आपने कहा कि इस पर राजनीति ना हो, तो इसीलिए मुझे लगता है मुझे गंगोत्री जी से जरूर पूछना चाहिए। गंगोत्री जी, क्या इस पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं? जो वो कह रहे हैं, इरफान जी ने कह दिया कि मैंने सीता जी के लिए नहीं कहा, उन्होंने कह दिया कि अगर मेरे शब्द से पीड़ा हुई हो तो माफी मांग रहा हूं। उसके बाद भी क्या आपको लगता है आप लोग इस मुद्दे को राजनीति कर रहे हैं? और आप लोग, क्योंकि ये आदिवासी महिला और यही कहा गया कि भाई वो एक आदिवासी महिला और उनके साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं? यत्र पूजन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता। और जहां नारी का सम्मान इस भाव से किया जाता है कि जहां शिव है और उनकी शक्ति ना हो तो शैव में बदल जाते हैं, ऐसी भावना जहां पर होती है, वहां पे एक नारी का सम्मान यदि अमर्यादित भाषा के साथ किया जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सवाल खड़ा होता है। यहाँ बोल रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की बात नहीं है। 4 दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन अपने झारखंड के सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, सीता भाभी जी हैं उनकी, और भाभी माता के समान होते हैं, ये उन्होंने भी कहा है। तदोपरांत इस अमर्यादित भाषा के लिए क्या 4 दिनों से उनके मुंह में दही जमा हुआ था? इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बातें नहीं। उनके जो कलीग हैं इरफान अंसारी जी, उन्होंने जब इस भाषा का प्रयोग किया तो तुरंत इस पर काउंसलिंग करके त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। तो वो कह रहे हैं माफी मांग ली उन्होंने। माफी आज आपने कहा कि माफी, मैं कह रही हूं कि 4 दिनों से ये चर्चा का विषय है। ओके। लेकिन जब यदि उस पर माफी लेनी थी तो तुरंत उन्होंने क्यों माफी नहीं मांगा? महिला के सम्मान की बात करते हैं, वो भी तो उसी परिवार से आती है, उस परिवार की बहू है, एक विडो महिला है, लेकिन उनको घर पे किसी भी तरह का पारिवारिक जो संबंध होना चाहिए वो मिठास नहीं रहा, तभी तो वो उनका कदम दूसरी ओर आया। आज उनके मुख्यमंत्री के पीठ पे जो बैठी हैं, खड़ी होती हैं, वो मंत्री के पद पर हैं, लेकिन क्या सीता जी उनको दिखाई नहीं दिए? उनको मंत्री पद पे नहीं होना चाहिए था क्या? जब वो जेल गए उस समय भी सीता जी मुख्यमंत्री पर पदस्थापित हो सकते। घर का मामला, उनकी घर पार्टी का मामला नहीं, पार्टी का मैं मामला। मैं सम्मान की बात कर रही हूँ, सम्मान के मामले में भी ये बातें आएंगी। मैं कहना ये चाह रही हूँ, क्या उस समय इनको नजर नहीं है? घर में 2 भतीजे जो पढ़ी लिखी हैं और यंग हैं, वो सभी बातों को समझती कि मेरी माँ के साथ कैसी बातें हो रही हैं, कैसे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो कुंठित नहीं होंगे? उनको नहीं लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है? इन सारी बातों को एक परिवार के नाते और एक इंसानियत के नाते भी, जब हम आप ये कह रहे हैं कि महिला को सम्मानित किया जाना चाहिए, सम्मानित किए जाते हैं, लेकिन आज तो उनको आप इस चौराहे पे खड़े कर दिए कि कोई भी किसी भी तरह की बातें कह जाता है, और ये कोई नहीं है, डॉक्टर साहब हैं, और वो इस तरह का अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते हैं। चलिए, सीता सोरेन का एक मुद्दा है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि
ताज़ा खबर यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है रो पड़ी कि मेरे साथ इस तरह का मेरे लिए कहा गया, तो इसीलिए ये मुद्दा बनेगा। लेकिन सीता सोरेन से इतर अगर मैं महिलाओं की बात करूं झारखंड में जो, क्योंकि आदिवासी महिलाओं को लेकर एक बड़ा यहां पर जो मुद्दा बना हुआ है, जिसको बीजेपी मुद्दा बना रही है, वो ये कह रही है कि भाई आदिवासी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ एक तरह का लव जिहाद होता है। मुस्लिम जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं वो शादी कर लेते हैं, पहले वो शादी करते हैं लव जिहाद करके, उसके बाद जो है उनकी जमीन हथिया ली जाती है। तो एक तरह से लव जिहाद भी चल रहा है, लैंड जिहाद भी चल रहा है। और ये बताया जाता है कि हजारों गांवों में, आदिवासी गांवों के बाहर जमाई टोला बन गए, और ये जमाई टोला दरअसल उन लोगों का है जो घुसपैठी हैं, जो आदिवासी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं और फिर उनका जमाई टोला एक गांव बस जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा जो है कन्वर्जन हो रहा है और पूरा का पूरा महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत हो रही है। पांडे जी, इस पर आपकी सरकार है, ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि अगर आदिवासी लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनकी जमीन भी जा रही है, धर्म भी जा रहा है, तो फिर इस मुद्दे पर सरकार को उसका रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए ना, कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए, भाजपा जो आरोप लगा रही है, जिन मुद्दों को उठा रही है, क्या वो मुद्दे आज के हैं, वर्तमान के मुद्दे हैं? क्या पिछली सरकार जो हाथी उड़ाने वाली सरकार थी, क्या उस समय ये सब कुछ नहीं होता था? अगर होता है तो फिर उसका जवाबदेह कौन है, जिम्मेवार कौन है? क्या इंटरनेशनल बॉर्डर कहीं लगता है झारखंड से? हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने अपने बयान में बोला कि आसाम और त्रिपुरा के रास्ते से घुसपैठ हो रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार? मैं पांडे जी घुसपैठ पे आता हूं। मैं घुसपैठ पर हम चर्चा कर लेते हैं उससे, क्योंकि ये उससे जुड़ा मसला है। मेरा सवाल ये है कि अगर घुसपैठ आगे चलिए, घुसपैठी कैसे आए कैसी नहीं, वो एक अलग जांच का विषय हो सकता है, उसमें सेंटर की जांच, जितनी जिम्मेदारी आपकी, वो सब एक बहस का विषय हो सकता है। मैं पूरा हूं, घुसपैठी अगर आ गए और अगर वो आदिवासी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ उनका धर्म बदला के शादी कर रहे हैं, उनकी जमीनें ले रहे हैं, इस मामले में तो राज्य सरकार के ज्यूरिसडिक्शन में मामला है ना। क्या ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई की गई? ये तो आपको रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए ना 5 साल। देखिए, बिल्कुल वैसी बातें आएंगी तो कानून सम्मत कार्रवाई होगा, निश्चित रूप से होगा। ये हेमंत सोरेन की सरकार है। क्या हुआ, वही पूछ रहा था, जमाई टोलों पर क्या एक्शन हुआ? मैं वही बता रहा हूं सर कि इसके पहले की सरकार जो थी, क्या उस समय ऐसे वारदात नहीं होते थे? अगर होते थे तो उस सरकार ने क्या कार्रवाई किया, नहीं तो ये बता दिया जाए। नहीं तो ठीक है, मान लीजिए वो सरकार में जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है 5 साल में सब कुछ नहीं हुआ, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लिया कि चलिए पहले से हो रहा था, लेकिन उनको तो फिर उसके बाद जनता ने सबक सिखा दिया ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि भाई हमने आदिवासी बच्चियों को ये जो पूरा का पूरा कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है, लव जिहाद का चल रहा है, हमने इसको रोकने के लिए ये किया। मैं वो रिपोर्ट कार्ड आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, उसके लिए कानून बने हुए हैं और मुझे लगता है ऐसी बातें अगर आएंगी सामने, कहीं थाना में FIR होगा, मुकदमे दर्ज होंगे, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं बता दूं, कोई एक उदाहरण आप दीजिए कि ऐसे कोई वाकया सामने आया हो और उसको राज्य सरकार ने डिफेंड किया हो। नहीं सर, मैं ये नहीं कहता कि राज्य सरकार ने डिफेंड किया, लेकिन मामले तो बहुत सारे हैं। क्योंकि आज ही निशिकांत दुबे जी ने जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने जो है विशेष जो शाखा है रांची की, यानी गुप्तचर विभाग का एक चिट्ठी उन्होंने बाकायदा ट्वीट करी है, 2 जून 2013 किया, और उसमें वो कहते हैं, उस चिट्ठी में जो है ये साफ साफ लिखा है कि संथाल परगना में घुसपैठिए आते हैं और उनको मदरसों में रोका जाता है, और मदरसों में फिर उसके बाद रोककर उनके सरकारी दस्तावेज बनाए जाते हैं, और फिर सरकारी दस्तावेज बनाकर वो फिर उसके बाद अपने काम में लग जाते हैं। तो सर यहां पर कुछ तो आप लोग का, अगर ये 23 जून 2023 की चिट्ठी है, तो आज हम करीब 23 जून से लेकर अब तक जो है हम 1 साल से ज्यादा हो चुका, तो कोई आपने कार्रवाई की होगी, क्योंकि ये चिट्ठी सभी पुलिस आयुक्तों को भेजी गई थी। उसके बावजूद वो कह रहे हैं संथाल परगना में 15% मुस्लिम बढ़ गए, जिसमें से 11% बांग्लादेशी। देखिए, निशिकांत जी का जो ये ट्वीट है, वो खुद अपने उनकी सरकार, केंद्र की सरकार को कटघरे में खड़ी करती है। आपने पहला लाइन जो पढ़ा कि घुसपैठिए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई, क्या जवाबदेही बनता है गृह मंत्रालय का? पहली बात। दूसरी बात, वो आते हैं और उनका कोई सरकारी कागजात बनता है, जैसे आधार कार्ड। आधार कार्ड का जिम्मेवारी भी, उसकी मॉनिटरिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अगर ये बनता है आपका वोटर ID कार्ड, वो भी उसकी मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो फिर राज्य सरकार कहां से आ गई? पूरी तरह से आप कटघरे में खड़े हैं, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सामने अब चुनाव आ गया, आपके पास मुद्दे नहीं है, हेमंत सोरेन जैसा राजनीतिक शख्सियत आपके सामने है, तो आप हिंदू मुस्लिम बस एकमात्र। गंगोत्री जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर वो आ रहे हैं, पहली बात आ कैसे रहे हैं, दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर उनके आधार कार्ड बन रहा है तो उसमें केंद्र सरकार के ऊपर वो जिम्मेदार है। जी,
ठीक है, सारी बात आप केंद्र सरकार पे ये कर रहे हैं, लेकिन राज्य की क्या जिम्मेवारी है? जो आपके यहाँ जिस तरह से घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो क्या आप आंखें बंद कर लेंगे? आपके घर में कोई आके शामिल हो जाएगा, कल के दिन में आपके सारे परिवार का हिस्सा वो ले जाएगा, तो आप आंखें बंद करके बैठे रहेंगे क्या? आधार कार्ड वहां नहीं बनता, आधार कार्ड यहां बनता है। यहां अगर सारे जो भी आपके ये बैठे हुए हैं सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग ही वहां पे डाटा देते हैं। आप के डीसी साहब ने कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिए नहीं है, और आज कैसे वहां का पूरा ये चेंज हो जा रहा है? रेशियो कैसे बढ़ रहा है? 50% कैसे कर वो कह रहे हैं कि सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। क्या आप इससे इस बात से संतुष्ट हैं? सरकार ने कार्रवाई की है? बिल्कुल नहीं। अगर कार्रवाई की होती तो आज 15% में 11% घुसपैठिए कैसे होते? इसकी जवाब दें ये। ठीक है, मैं नमिता तिवारी जी को इस डिबेट में लाता हूं। नमिता जी, आप यहां पर इतने समय से पत्रकारिता कर रही हैं, जमीन से रिपोर्ट, ये क्या चल रहा है? ये जो जमाई टोला हम सुन रहे हैं, घुसपैठिए सुन रहे हैं, ये चिट्ठी जो है आ गई है, तो इसका मतलब इस समस्या तो बड़ी गंभीर है, लेकिन क्या जैसे पांडे जी दावा कर रहे हैं, क्या एक्शन इस पर हो रहा है? राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की भी इसमें जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अगर कोई आ जाता है यहां पर, उसके सारे दस्तावेज तैयार हो रहे हैं, तो वहां राज्य सरकार के अधिकारी उसको कहीं ना कहीं उसमें उनका भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो क्या कोई कार्रवाई हो रही है रोकने के लिए यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं इसके पहले के मुद्दे पे आना चाहती हूँ। स्त्रियों के प्रति कोई भी राजनीतिक दल हो तो उनका आचरण बहुत मर्यादित होना चाहिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनका बिल्कुल सम्मान के साथ होना चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ घुसपैठियों की बात है, तो इधर खबरें काफ़ी आ रही हैं कि घुसपैठिए लगातार अपनी पैठ बना रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल पे भी जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं और उसकी जांच होनी चाहिए, उसको वही निप इन द बड जिसको कहते हैं वो करना चाहिए हमें, और वुमेन को एम्पावर करना चाहिए। अनीता यादव जी, आप आरजेडी की हैं, आप गठबंधन का हिस्सा, लेकिन ये जो इशू है, आप इस पर, आपकी पार्टी का लाइन क्या है? मैं खुश हूं कि मैं इस राज्य से हूं जहां हमारी गठबंधन की सरकार है, और इसलिए अगर एक महिला का भी अपमान होता है तो वो चर्चा की विषय होती है। वरना आप अन्य भाजपा शासित राज्यों की हालत और दुर्दशा देख लें, चाहे वो मणिपुर हो, वहां सरेआम महिला, आदिवासी महिला को नंगा करके घुमाया गया। हमारे न गृह मंत्री गए, न प्रधानमंत्री गए, ना ही मीडिया के द्वारा उतना उछाला गया, ना प्रश्न किया गया। दुर्भाग्य देखिए, अभी तक मणिपुर जल रहा है। वहां हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू आदि और आदिवासी आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, वहां कोई नहीं पूछ रहा। तो मैं खुश हूं कि ऐसे राज्य से हूं जहां महिला का सम्मान मुख्यता दिया जाता है। मैं उस राज्य से नहीं हूं जहां महिला का, पहले तो कह दिया जाता था ये महिला रात में निकली, छोटे कपड़े में निकली, सुनसान जगह निकली। मध्य प्रदेश के भी हाल की घटना देख ले, रोड पर सरेआम दिन में रेप किया जाता है, जहां से मुख्यमंत्री का काफिला 3-4 बार गुजरता है, वीडियो बनती है, वायरल होता है। मैंने आपसे, अनीता जी, मैंने आपसे झारखंड, आप इस बात पर खुश हैं कि झारखंड में महिलाओं को इस पर चर्चा हो रही है? और क्या आपको लगता है चर्चा नहीं होनी चाहिए? सुन लीजिए, नहीं बात मैं वही, आप काटिए मत, मैं सुन रही। मुझे सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। ऐसे राज्य से हूँ कि जहाँ एक महिला, मैं उस सनातन धर्म से हूँ। मेरा सवाल क्या था? सुनिए तो अनीता जी, मैंने सवाल क्या पूछा? मैं कह रही हूँ, अनीता जी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सुनिए, मैंने आपको रोका नहीं अभी। सुनिए ना प्लीज, आप 2-3 मिनट तक कंटिन्यू बोले, मैंने आपको रोका नहीं, क्योंकि आपको अधिकार है, आपने कहा ठीक है। मैंने पूछा कि यहां पर इस राज्य के अंदर अगर जमाई टोला बन रहे हैं, इस राज्य के अंदर अगर घुसपैठी आकर आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, आदिवासी लड़कियों की आबादी कम हो रही है, तो आप मणिपुर जा रही हैं, आप मध्य प्रदेश जा रही है। मैंने आपसे पूछा इस मुद्दे पर आपकी पार्टी की लाइन क्या है? अब मैं बता रही हूँ, बताइए। मैं पहले तो आप सुने ही नहीं बात। अरे मैं उस मैं अब मैं तो 2 मिनट तक सुन रहा था। सुन तो लीजिए कि हाँ, मैं उस राज्य से हूँ जहाँ महिला का सम्मान होता है। और जो आप बोल रहे हैं ना, लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की ये शिकायत थी कि यहाँ पर घुसपैठिए आए हैं,
चुनाव आयोग के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसमें भाजपा के भी सदस्य थे, और उस कमेटी का रिपोर्ट ये आया कि यहाँ पे कोई भी वैसा मतदाता या नहीं पाया गया जिसमें भाजपा के लोग भी सम्मिलित थे, और इस बात पे स्वीकृति बनी। तो फिर ये रिपोर्ट है, एक तो पहले कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं देश में, और सिर्फ सही बात है कि झारखंड की सीमा सटती नहीं है हमारा बांग्लादेश से, और सिर्फ यही की बात क्यों, हम पूरे देश की बात क्यों नहीं करते, हम क्यों भूल जाते हैं लद्दाख की बात, ठीक है, हम क्यों भूल रहे हैं हम और सीमाओं की बात, नेपाल की बात, जहां नेपाल जैसा छोटा देश हमारा अतिक्रमण कर रहा है। तो बात ये सिर्फ नहीं है, आप अभी सिर्फ भटकाने के लिए, जनता का जो मेन मुद्दा है उससे भटकाने के लिए घुसपैठिए की बात हो रही है। आप घुसपैठिए का आंकड़ा तो दीजिए, केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे। मैं तीसरी बार आपसे सवाल पूछता हूं। फिर पूछिए। मैं घुसपैठिए छोड़ दीजिए ना, मैंने कहा जमाई टोला का आरोप सही है, क्या ये इस पर आपकी पार्टी लाइन, आप ये कह सकती है कि नहीं है, आप ये कह सकती है राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि पांडे जी ने कहा है ये चीज, उन्होंने अगर ऐसा कहीं है कि जबरदस्ती हुआ है, कोई जबरदस्ती हुआ है, उन पर शोषण हुआ है, वो थाने तक आई है, शिकायत करने आई हैं, उन पे एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन आपने जो कहा लव जिहाद, अगर वही ऊपर धनी और भाजपा के कई नेताओं, बोलना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत हो जाएगा, हो गया तो वो लव जिहाद नहीं है। अगर वो गरीब है, अगर मुस्लिम से शादी कर ली तो जब लव जिहाद है, ये जो चीज है ना, ये रॉन्ग है। अगर वो लड़की स्वेच्छा से किसी से शादी की है, हम उसको नहीं रोक सकते, आप नहीं रोक सकते, हमारा कानून नहीं रोक सकता। आप कह रही है आदिवासी लेकिन लड़कियां स्वेच्छा से शादी कर रही अगर है, किसी से करती है, आप रोक नहीं सकते। आप कह रही है आदिवासी लड़कियां स्वेच्छा से शादी कर रही है, जमाई टोला, नहीं, ऐसा होता नहीं है, शादी नहीं, आप ऐसा होता नहीं, लाखों ये मिले हैं, अगर जहाँ स्कूल है वहाँ पे लोग जाके ये करते हैं। आप कैसे आपका समय आएगा, आपको 2 बार वक्त दिया गया, हम सुन रहे थे, अब आप सुन लीजिए। अगर ऐसा मामला है और कहीं भी आता है, थाने में या कोर्ट में गया है, तो न्याय मिलेगा, क्योंकि ये झारखंड है, ये यूपी। मैं आपसे पूछता हूं नमिता जी, मैं फिर आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, इस पर बातचीत चल रही है, लेकिन है क्या ये मुद्दा, ये है भी कि नहीं है? मैं, क्योंकि आप देखिए जर्नलिस्ट हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं हाँ या ना, क्योंकि मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। वो कह रही हैं अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, लेकिन जमाई टोला की कितनी खबरें आ चुकी हैं, आदिवासी लड़कियां ऐसे मामले आ चुके हैं, तो ये सच है कि नहीं है? अगर सच है तो हम इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? कुछ मामलों में और बहुत सारे मैं आ रहा हूं ऑडियंस के पास आऊंगा, रुकिए एक मिनट जी। हमारे पास ऐसी खबरें आती हैं और ऐसी भी आती हैं कि कम एज की जो लड़कियां हैं उनको भी बहलाने फुसलाने की बातें आती हैं, तो इसको थोड़ी गंभीरता से लेकर के हर लेवल पे देखना चाहिए। फिर गंभीरता से लेने की जरूरत है, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो कोई स्वेच्छा से शादी कर लेते हैं? मैं आऊंगा इस पर, क्योंकि ये स्वेच्छा से नहीं है, ये स्वेच्छा से नहीं। अगर वो कह रहे हैं बहला फुसलाकर आदिवासी लड़कियों से शादी, मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश से इस तरह की खबरें आती है। महिला सम्मान कोई एक राज्य का विषय नहीं है, लेकिन आज अगर झारखंड में चुनाव है तो झारखंड में इस मुद्दे पर विपक्ष के जो आरोप क्या है और सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस पर चर्चा होनी स्वाभाविक है। मणिपुर का चुनाव होगा तो मणिपुर में भी मुद्दा उठेगा, देश का चुनाव होगा, देश के चुनाव में मणिपुर का मुद्दा उठा, मध्य प्रदेश में चुनाव थे तो मध्य प्रदेश में महिला सम्मान का। लेकिन आज अगर झारखंड में चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से झारखंड में महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक मुद्दा बनेगा। इसलिए मैं इस मुद्दे पर बना रहूंगा। आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा। एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस वक्त झारखंड रांची में हैं और हमारे साथ 4 विशेष मेहमान हैं। झारखंड में चुनाव है, 81 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए वोट डाले जाएंगे और महिला सम्मान का मुद्दा यहां पर बन गया है। अगर मैं कुल मिलाकर कहूं, आदिवासी लड़कियों के साथ अगर जबरन उनका लव जिहाद हो रहा है, उनके साथ उनकी जमीनें ली जा रही हैं, लैंड जिहाद हो रहा है,
तो ये मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसको बनाया सीता सोरेन के आंसू, लेकिन दूसरी तरफ जो है जेएमएम सरकार कहती है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो भी लोग जो ऐसी शिकायतें आती है उन पर कार्रवाई होती है। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच क्योंकि झारखंड में महिलाओं की बात चली तो ये भी बता दूं, यहां पर कुछ ऐसे बहुत सारे केस हुए जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। रूबिका पहाड़न का मामला, संध्या टोपनो का मामला, दुमका में एक स्पेनिश लड़की महिला थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ, और वो सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए जो है वो एक शर्मनाक घटना थी, जिसको लेकर देश विदेश में चर्चा हुई। तो तमाम चीजें हैं, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मनोज पांडे जी जेएमएम के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जो है बीजेपी से गंगोत्री कुजूर जी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, मेरे साथ नमिता तिवारी जी हैं, पत्रकार हैं, और मेरे साथ अनीता यादव जी आरजेडी की नेता है। मैं चाहूंगा ऑडियंस की तरफ से सवाल आ जाए, क्योंकि ऑडियंस में से कुछ सवाल आएंगे तो उन सवालों को मैं लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लेकिन इससे पहले ऑडियंस से एक सवाल है, जल्दी से मैं एक बार फिर मनोज जी आपसे पूछ लेता हूं, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं, अगर मैं कहूं कि ये महिलाओं को लेकर बीजेपी तो एक डेटा देती है, लेकिन जाहिर सी बात है एक जो है कुछ केसेस ऐसे हुए जिसको लेकर के पूरे देश विदेश में झारखंड की एक तरह से बदनामी हुई। तो ये सब चीजें जो हो रही है, कैसे इसको आप देखेंगे? देखिए, इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं भी किसी समाज में, सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। लेकिन इन मुद्दों पर राजनीति करना, और वो लोग करते हैं, आपने बोला देश विदेश में चर्चा होती है। आपको याद होगा जब पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, निर्भया कांड हुआ था, इतना दर्दनाक कांड मुझे नहीं लगता झारखंड में कभी हम लोगों ने देखा न सुना। निर्भया कांड, दिल्ली के निर्भया कांड? जी, दिल्ली का निर्भया नहीं, झारखंड की निर्भया कांड। अच्छा, बीआईटी जी, छात्रा थी, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे वो ठीक। किसके कार्यकाल में हुई थी, क्या कुछ हुआ था उसमें। पर उस समय के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक इशारा किया था कि एक बहुत बड़ा शख्सियत का नाम आ रहा है, बहुत जल्द खुलासा करूंगा। 1.5 साल लग गए थे उसका खुलासा होने। तो ऐसी घटनाएं का कोई समर्थन नहीं करेगा, ऐसी घटनाएं नहीं हो। और जहां तक एनसीआरबी के रिकॉर्ड की बात है, तो आप पिछले सरकार का उठाकर देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या उस समय ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? उसके आंकड़े क्या थे? आज हम मैया सम्मान करके महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं, तो लोगों को दर्द होता है पेट में, और इस तरह की महिला उत्पीड़न का गलत आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। बीजेपी वाले बिल्कुल गलत आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। और मैया सम्मान की बात झारखंड में आके वो लोग करते हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े होते हैं। आप राम रहीम को आप पेरोल देते हैं 20 बार चुनाव जीतने के लिए, आप आसाराम के साथ थिरकते हैं। कैसे कैसे लोग आपके दल में हैं, किन लोगों के अनुयायी हैं आप, उस पर गौर कीजिए। गंगोत्री जी बोलिए, वो कह रहे हैं कि आप लोग झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हो। करनी और कथनी में इनका अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जो आंकड़े देती है वो बिल्कुल सटीक और सही रहता है। आज आपके राज्य में, झारखंड राज्य में 7,400 महिलाओं के साथ बलात्कार की जो घटनाएं हैं, क्या ये दुकार देंगे उसको? और हमने वो डाटा नहीं, जहां जो घटना घटती है वहां से डाटा आपको मिलता है। पिछले सरकार का भी डाटा दे दीजिए। पिछले सरकार के डाटा देने के लिए आप बैठे हुए हैं, आप दे दीजिए। मैं नहीं बैठी हूँ, आप दीजिए ना, आपका काम है, आप दीजिए। मैं बताता हूँ कि आपके सर में मैं ज्यादा था, मैं दावे के साथ बताता हूँ यहाँ पे जो अपराधी थे ना, अपराधी थे वो भागते थे यहाँ से, झारखंड से कहीं। मुख्यमंत्री आवास के सामने गोली मारी जाती थी। अरे मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने गोली चलती थी, अदालतों में गोलीबारी होती थी, जैसे क्षेत्र से कोर्ट में मर्डर होता था। क्या बात करते हैं? अकेले वहां से आती थी अपने वाहन में, अपने गार्ड के साथ। आज भी आप अकेले आइए, कुछ नहीं होगा। ये हेमंत ऐसा नहीं है ना? पद पद में कहा किसको कुछ हो जाता है वो पता नहीं चलता है, आपके नाक के नीचे होता है वो पता नहीं चलता है। आप क्या बात करेंगे बीजेपी सरकार और ठीक है, आप कह रहे हैं आपके आंकड़े सच्चे। चलिए मैं ऑडियंस से सवाल ले लेता हूँ, जनता की ओर से सवाल है। जी पीछे से। जी नमस्कार, मेरा नाम आदर्श राठौर है, मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। ये इलीगल इमाइग्रेंट्स का जो सवाल है, 1992 में भी जब साहिबगंज के तत्कालीन डीसी सुभाष शर्मा जी थे, तब भी ये मामला था। 18 मार्च 2016 में उद्धव की वीडियो साहिबा ने भी कंप्लेन किया था। तो ये मुद्दे काफी पुराने हैं और अभी तक, चाहे वो केंद्र में सरकार हो या फिर राज्य में सरकार हो, ये मामला देश के सुरक्षा का है। इस पर क्यों नहीं ठोस कार्रवाई की जाती है?
ये मेरा सवाल सभी लोगों से है क्योंकि ये देश का मामला है। यानी आप मानते हैं समस्या है। पांडे जी, मैं आपसे शुरू करता हूं, इस पर ठोस कार्रवाई के लिए क्या करना चाहिए? आप मानते हैं समस्या ये घुसपैठ की? देखिए, समस्या है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ये झारखंड की समस्या नहीं। झारखंड में घुसपैठ अगर हो रहा है, नहीं सुनिए, मैं पूरा एलेबोरेट नहीं, झारखंड में ठीक है, मैं कह रहा हूं, आप जो पॉइंट कह रहे हैं मैं उससे कतई इनकार नहीं कर रहा हूं। अगर घुसपैठ हो रही है तो जाहिर सी बात है आपके बॉर्डर नहीं लगा हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आगे तो समस्या है ना, समस्या ही आप मैं वहीं आ रहा हूं। समस्या है और ये समस्या पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। गृह मंत्रालय का फेल्यूर है, चाहे किसी की सरकार रहे। अभी भाई साहब ने बताया 1992 से है, तो उस समय की जो सरकार होगी उनका भी फेल्यूर है। मैं अभी की सरकार को सच नहीं बोल रहा हूं। ओके, तो ये तो आपकी जवाबदेही। गंगोत्री जी बोलिए। देखिए, जिस बात के लिए आप केंद्र सरकार को दोषी दे रहे हैं, मैं ये कह रही हूं कि राज्य झारखंड राज्य अपना राज्य है। राज्य में किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए, कहां से सुरक्षा की बात खंडित हो रही, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इन सारी बातों का ध्यान के साथ त्वरित कार्रवाई जहां होनी चाहिए वो होनी चाहिए। यदि इनके पास वो सूचना आती है तो केंद्र सरकार के साथ बैठ के ये समन्वय स्थापित करके क्यों नहीं बात करते हैं, बातें क्यों नहीं करते हैं? देश की जनता की बात है, अपने राज्य की जनता की बात है, राज्य की जनता की सुरक्षा की बात है, तो उस विषय को कौन उठाएगा, वहां तक कौन ले जाएगा, समन्वय स्थापित कौन करेगा? जी अनीता जी। जी, मेरा भी यही कहना है कि केंद्र सरकार हाथ उठा दे कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, तो वाकई अब गठबंधन की जब हमारी इस बार सरकार आएगी तो घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, घुसपैठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए ये बहुत खतरा है। तो बल्कि एक बार इंडिया गठबंधन को ही देना चाहिए था, देश के नागरिकों को ये मौका। हम लोग देश के स्तर पे करते, तो लेकिन अगर राज्य, रुकिए बोल लेने दीजिए, राज्य के स्तर पे अभी बात चल रही है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि, क्योंकि गृह मंत्रालय जिसका ये काम है वो कर नहीं पा रहा, और इसका सबूत भी है। पुलवामा जैसी घटना का तो आज तक अपराधी वो बता ही नहीं पाए, जहां हमारे देश के सैनिक मर गए, शर्म की बात है। आरडीएक्स आ गया इतना टनों में गुजरात के एयरपोर्ट पे, वो बता नहीं पाए, पोर्ट पे आया तो हम उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? चाहे वो केंद्र सरकार है, उन्हीं का काम है, गृह मंत्री का काम है, वो एकदम असफल है। वो असफल है, इस चीज को स्वीकार वो करें। और हम इस बार वादा करते हैं कि हमारी इस बार सरकार आएगी तो हम अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी भाजपा की सरकार को आप लोग देश से निकालेंगे। अगर एकदम अलायंस की सरकार आती है, बिल्कुल कैसे निकालेंगे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब इससे हम बनाए, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी केंद्र सरकार को देनी चाहिए, गृह मंत्रालय के द्वारा देनी चाहिए। अब यहाँ बैठ के तो प्लान नहीं करेंगे। आप एक मिनट देखिए, आप प्रश्न किए तो सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए मेरी बात। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैडम। आपका दिक्कत क्या है ना, एंकर महोदय, कि आप अपने अनुसार बोलवाना चाहते हैं। आप अपने अनुसार बोलवा रहे हैं, वो मत कीजिए, वो मत कीजिए। नहीं अनीता जी, आपसे सुन तो लीजिए। अरे तो जब मैं सवाल पूछूंगा तब तो आप सुनाएंगी ना। मेरा सवाल तो ले लीजिए। आपने, मैं कह रहा हूं आपने बहुत अच्छी बात की, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं। अब उसमें मैं सवाल पूछ रहा हूं, काउंटर सवाल सुनेंगी तब तो आप बोलेंगी ना। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, आपने कहा हमारी सरकार इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो हम घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई फॉर्मूला है? सरकार जब आएगी ना तो हम यहाँ सरकार के लोग यहाँ बैठे नहीं हैं, इस पे हम प्लान करेंगे और एक्शन में लाएंगे। अब जैसे बाकी चीजों के लिए पुराना पेंशन कैसे लागू होगा, नहीं होगा, तो किया ना हमने, मैया योजना लागू किया ना हमने, बाकी 200 यूनिट तक बिजली फ्री किया ना हमने, सरकारी नौकरी, मैंने ये सवाल जेपीएससी का एग्जाम करवाया ना हमने, तो हम ये भी करेंगे। ओके, मैंने सवाल, मैं ऑडियंस से और सवाल, मैंने ये सवाल अनीता जी से इसलिए पूछा था क्योंकि घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने के लिए ही एनआरसी की बात हुई थी, और जब एनआरसी की बात हुई थी तो अब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां एनआरसी का विरोध कर रही थी। तो अगर आप घुसपैठियों को वास्तव में निकालना चाहते हैं झारखंड से या देश से, तो आपको कम से कम पहले घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एनआरसी पर आना पड़ेगा। लेकिन अगर एनआरसी के लिए आप तैयार नहीं होंगे तो फिर घुसपैठियों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, निकालेंगे? दोनों बातें। मैंने इसलिए सवाल, मैं इसका जवाब दे दूं। बोलिए। आप एनआरसी की बात कर रहे हैं, अगर उसमें जो रूल है सही हो तो हम भी उसके साथ खड़े। आप कहते हैं जिसके पास जमीन नहीं है,
हमारे भारत के कई ऐसे लोग हैं NRC के जिनके रूल कहाँ आपने पढ़े? पास जमीन नहीं है। आपने NRC के रूल हाँ, पढ़े? रूल पढ़े। तो जिसके पास जमीन नहीं है, आपने जिसके NRC के रूल पास पढ़े? ऐसे सुनिए पहले आप अनीता जी आप बताइए ना। अरे अभी आपने कहा एनआरसी के रूल, जी मैं आपसे पढ़ा- सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जी एनआरसी के पढ़ा रूल है। पढ़े? जी पढ़ा एनआरसी के रूल अभी फ्रेम ही नहीं हुए हैं। नहीं, जिस समय आ अभी रहा था एनआरसी जब के रूल, फिर अभी रुक जाइए। एनआरसी आया नहीं, एनआरसी के रूल नहीं आए। आप ऐसे एनआरसी आपने पढ़ी कहां से, मैं ये जानना जी, चाह रहा हूँ। सुनिए, आ रहा था। सुनिए, मुझे लगता है अरे इस मुद्दे फिर पर भाई, सुनिए। CA और एनआरसी के NRC रूल नहीं है आप रुक मैडम। जाइए। मैडम एनआरसी नहीं आई है, दिक्कत एनआरसी क्या के रूल है आपने ना? पढ़े कैसे? मैं इस डिबेट को चर्चा छोड़ चल रहा देते हैं, था मैं ना? जनता से चल- सवाल ले लेता हूँ, मैं ऑडियंस से, क्योंकि एनआरसी के रूल नहीं आए हैं। CAA NRC के खिलाफ जिस समय बातें चल रही थी, बोलिए, बोलिए, और आप जिन बोलिए। मुद्दे पे बात चल आप रही बोलिए। थी, तो यही बात था कि मैडम आप सीए एनआरसी भूमिहीनों को अलग कैसे अलग है और पहचानें? एनआरसी के कोई रूल नहीं फ्रेम हुए हैं। ऑडियंस से मैं कहूंगा सवाल ले लेते हैं। मैं एक मिनट मैडम आता हूँ ऑडियंस से। जी नमस्कार, जोहार। मेरा नाम निधि कुमारी है। मेरा क्वेश्चन मनोज जी से है। आप नारी को सम्मान दिए मैया योजना के तहत और गरीब को भी घर दिए अबुआ आवास योजना के तहत। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम युवा हैं, हम मास्टर्स कर रहे हैं अभी और जॉब नहीं है। कोई वैकेंसी आती है तो कभी पेपर लीक हो जाता है, अगर पेपर लीक नहीं होता है तो रिजल्ट में देरी होती है। तो हम क्या करें इस डिग्री का? बहुत वाजिब चिंता है आपके। देखिए, जो कुछ भी आज झारखंड में देखने को मिल रहा है, पेपर लीक को एक हवा बनाया गया, जबकि पेपर लीक का मामला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, गुजरात में सबसे ज्यादा। पूरे देश स्तर पर जो नीट की परीक्षा हुई उसमें धांधली आया सामने और उसको बहुत मांग थी, लोग सड़कों पर उतर गए, छात्र आंदोलनरत हो गए कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने उस परीक्षा को रद्द नहीं किया, युवाओं के साथ नाइंसाफी की। झारखंड में हमारी सरकार बनी, उसके पहले भाजपा की सरकार थी, एक भी जेपीएससी की परीक्षा उन्होंने नहीं ली। हम लोगों ने आते आते 4 जेपीएससी एक साथ लिया और लगातार परीक्षाएं हुई है। नहीं, आपके बोलने से नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, मैं दावे के साथ बोलता हूं, 4 जेपीएससी एक साथ हुआ है, 4 जेपीएससी एक साथ हुआ है, लगातार परीक्षाएं हुई हैं। आप लोग एक दल विशेष के हैं तो हल्ला करने से थोड़े हो जाएगा। सुनिए एक मिनट। लगातार परीक्षाएं हुई हैं, सीजीएल जो भी परीक्षाएं हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं, वो हमारी सरकार ने किया। निजी क्षेत्र में हम लोगों ने आरक्षण लाया, कानून बना दिया और कानून के तहत निजी क्षेत्र में भी लोग बहालियां हो रही हैं। चलिए एक और आखिरी सवाल ले रहा हूं, बहुत छोटा सा, जल्दी से। जी मंचसेन को जोहार। मेरा सवाल है मनोज पांडे जी से और ये दीदी जी से जो साइड में बैठी हुई है। झारखंड राज्य में बहुत सारा आयोग है और बोर्ड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एससी आयोग है, एसटी आयोग है, ओबीसी आयोग है, महिला आयोग है और अल्पसंख्यक आयोग है, हज कमेटी आयोग है और वक्फ बोर्ड है। मेरा नाम, मैं परिचय नहीं दिया हूं, मेरा नाम जॉनी वाकर खान है और मैं मुस्लिम समाज से आता हूं। मनोज पांडे जी से मेरा सवाल यही रहा है कि मुझे जहां तक जानकारी है कि महिला आयोग बना हुआ है और मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी, ये तीनों आयोग बन चुका है। क्या ऐसी उत्पन्न हो गई राज्य गवर्नमेंट हेमंत सरकार की कि उन्होंने ना तो एससी के लिए एससी आयोग बनाया है, ना आदिवासियों के लिए आदिवासी आयोग बनाया है और ना हिंदू और आदिवासी के लिए कोई भी आयोग नहीं बनाया, मुसलमानों के लिए आयोग बनाया है। मुसलमानों की खुश करने की कौन सी ऐसी उत्पन्न हो गई है और हिंदू विरोधी और आदिवासी विरोधी हो आप सरकार बनाई हुई है? हिंदुओं के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड बना, बहुत सारे बोर्ड निगम बने हैं, परंतु कुछ बोर्ड नहीं बने हैं, ये मैं भी स्वीकार करता हूं। नहीं बने हैं, उसके पीछे कहीं कुछ मामला कोर्ट में अटका पड़ा है, कुछ मामले ऐसे थे जिनको करना था सरकार को। लेकिन आप गौर से देखिए, ईमानदारी पूर्वक सोचिए कि एक मुख्यमंत्री, काम करने वाला मुख्यमंत्री, 2 साल कोरोना को छोड़ दीजिए, 3 साल था हमारे पास काम करने को, लेकिन चुनाव आयोग लिफाफा खोल रहा है, ईडी आ गया, सीबीआई घुस गया, इनकम टैक्स उधर चला गया, 5 महीने जेल भेज दिए। 30 सेकंड में जवाब, फिर मेरा आखिरी आपका जवाब। ये कह रहे हैं आयोग आदिवासी गठन की बात मुख्यमंत्री कर को रहे रोका हैं। गया, इसलिए वो बहुत सारे काम नहीं ये कर रहा। आयोग गठन की बात कर रहे हैं। सारे आयोग का गठन जब हमारी सरकार थी उस समय हो गई थी, लेकिन ये संचालित नहीं है। किसी भी आयोग में जाइए, सारा खाली का खाली पड़ा हुआ। अगर आज मुद्दे की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला आयोग होता तो वो सीधे महिला आयोग जाती, उनका एक काउंसलिंग के बाद त्वरित कार्रवाई होता, लेकिन वो अबाधित है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे आयोग जब बंद है, मैं सूचना आयोग के में ये रही हूँ, ठीक है, सूचना आयुक्त रही हूँ, लेकिन आज वो भी खाली पड़ा हुआ है। चलिए, ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये ले सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, अभी चुनाव का वक्त है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे आरोप आते हैं, बहुत सारे जवाब आते हैं। फैसला जनता को करना है, जनता के अदालत में अब पॉलिटिकल पार्टियां हैं,
जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर जो थी उसने अच्छा किया, बुरा किया, बीजेपी आएगी तो उसने वो अच्छा करेगी, नहीं करेगी, तमाम फैसले जो हैं झारखंड की जनता करेगी। और मैंने कहा कि 13 तारीख को 20 तारीख को चुनाव है। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, मतदान जरूर कीजिएगा क्योंकि वोटिंग आपका हक है। बाद में फिर आप शिकायत नहीं कर सकते कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अपने मन की सरकार बनाइए और उसके बाद जो है उस सरकार पर अंकुश रखने का काम जो है वो प्रेस का और जनता का है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप चारों लोग यहाँ पर आए। सर, मेरा एक प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है।